कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के अंदर पुलिस पहुंचती है क्योंकि वहां पर एक बहुत ही तगड़ा क्राइम हो चुका था। उस घर के अंदर रहने वाले सभी लोग मर चुके थे। पुलिस घर के अंदर पहुंचती है जहां उन्हें सिर्फ लोगों की बॉडीज मिलती है। घर की चेकिंग करते समय पुलिस को एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उस लड़की की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं था। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ सो रही हो। उसकी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और ना ही गला दबाकर मारने का कोई निशान था। इस लड़की की मौत पुलिस के लिए एक रहस्यमय बन चुकी थी। पुलिस को इस लड़की की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो इसका नाम जेन डो रख देते हैं। पुलिस को घर की तहकीकात करते समय पता चलता है जो लोग मरे हैं वो लोग इस घर से भागना चाहते थे। ऐसा उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो वो लोग घर के अंदर से बाहर की तरफ भागना चाह रहे थे। पुलिस ऑफिसर जेन डो की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम दो बाप बेटे को दिखाया जाता है। लड़के का नाम ऑस्टिन और बाप का नाम टॉमी होता है। इन दोनों ने अपने घर के अंदर ही पोस्टमार्टम सेंटर बनाया हुआ था। टॉमी की फैमिली इस काम को कई सदियों से करते आ रही है और अब वो इस काम को अपने बेटे ऑस्टिन को भी सिखा रहा है। बॉडीज का पोस्टमार्टम करने के बाद वो उसको वहीं रेफ्रिजरेटर में रख देता है। ऑस्टिन बाहर आता है जहां उसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है। वो दोनों आज मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन ऑस्टिन की फ्रेंड एमी आज डेड बॉडी देखने की जिद करने लगती है। ऑस्टिन उसे काफी मना करता है क्योंकि डेड बॉडी को देखने पर वो डर जाएगी, लेकिन बहुत जिद करने के बाद ऑस्टिन उसे एक डेड बॉडी दिखाता है। एमी नोटिस करती है कि उस डेड बॉडी के पैर पर एक घंटी बंधी हुई थी। वो टॉमी से पूछती है इस घंटी को बांधने का क्या मतलब है। टॉमी उसे बताता है ऐसा लोग पुराने टाइम में किया करते थे। पुराने टाइम में जब कोई भी इंसान मर जाता था तो उसके पैर पर घंटी बांध दी जाती थी, क्योंकि पुराने टाइम में मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था कि वो एक मरे हुए इंसान और एक कोमा में गए हुए इंसान को फर्क बता सके। तो इसलिए पुराने टाइम में मरे हुए इंसान के पैर पर एक घंटी बांध दी जाती थी। अगर वो कोमा में होगा और थोड़ा बहुत भी हिलेगा तो उसके पैर की घंटी बजने लगेगी। टॉमी भी आज के टाइम की चीज़ों में भरोसा नहीं करता। वो आज भी पुराने ज़माने के हिसाब से ही चलता है, इसलिए उसने उस बॉडी के पैर पे घंटी बांधी हुई थी। बात खत्म होने के बाद ऑस्टिन और एमी मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहाँ जेन डो की बॉडी लेकर पहुँचती है। पुलिस के हड़बड़ाहट चेहरे को देखकर ऑस्टिन को लगता है कि मामला सीरियस है, इसलिए वो एमी को बोलता है कि शायद उसे उसके डैड के पास जानी चाहिए, वो मूवी तो बाद में भी देख लेंगे। ऑस्टिन एमी से बोलता है कि वो इस काम को जल्दी ही छोड़ देगा। वो अपने डैड की तरह इस काम को नहीं करना चाहता। वो लोगों की बॉडीज को ऑटोप्सी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऑस्टिन एमी को वहां से भेजकर नीचे अपने डैड के पास जाने लगता है। वो दोनों जेन डो का पोस्टमार्टम करने लगते हैं। पोस्टमार्टम करते उन्हें जेन डो की बॉडी पर एक भी निशान या उसे छूने तक का निशान नहीं मिलता। वो दोनों भी चौंक जाते हैं क्योंकि ना तो जेन डो जहर खाकर मरी थी और उसकी बॉडी पर भी खरोच का निशान नहीं था। लेकिन जब टॉम उसकी कलाइयां चेक करता है तो उसकी कलाइयां की हड्डियां टूटी हुई थी। उसकी दोनों कलाइयां की हड्डियां टूटी हुई थी। फिर वो उसके पैर के टाके की हड्डियां चेक करता है और पैर के टाके की भी हड्डियां टूटी हुई थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी उसकी हड्डियां टूटने के बाद भी ना तो उसका कोई निशान था और ना ही उसके पैर में कहीं सूजन हुआ था। अगर किसी इंसान की हड्डियां टूटती है तो उसके उस जगह पर सूजन हो जाती है, लेकिन जेन डो के केस में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डी किसी ने बॉडी के अंदर से तोड़ी हो। ऑस्टिन जेन डो के मुंह खोलता है। उसके मुंह के अंदर उसकी जीभ कटी हुई थी, लेकिन एक और कमाल की बात, उसकी जीभ किसी और ने नहीं काटी थी, बल्कि उसने अपनी जीभ को खुद ही अपने दांतों से काटा था। साथ ही में जेन डो का एक दांत भी टूटा हुआ था। टॉमी उसके मुंह के अंदर से रस्सी जैसी चीज को बाहर निकालता है। उसकी जांच करने के लिए उसे एक पन्नी में पैक करके वहां रख देता है। तभी ऑस्टिन देखता है कि जेन डो की नाक के अंदर से एक मक्खी बाहर आती है और उसके नाक से थोड़ा खून भी बाहर आ जाता है। अब वो जेन डो की आंखें चेक करते हैं। जब वो उसकी आंखें खोलते हैं तो एक और रहस्यमय सामने आता है। उसकी आंखों की पुतलियां ग्रे पड़ चुकी थी और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान कई सदियों पहले मारा हुआ हो। लेकिन जेन डो की बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे वो अभी कुछ ही घंटों पहले मरी थी। वहाँ लैब के अंदर एक रेडियो रखा हुआ था। उसका चैनल अपने आप बदल जाता है, लेकिन ऑस्टिन और टॉमी इस बात पर ध्यान नहीं देते। टॉमी और ऑस्टिन को अभी तक जेन डो की बॉडी से एक भी खबर नहीं मिली थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसके बॉडी पार्ट्स को चेक करेंगे। टॉमी एक चाकू की मदद से जेन डो की बॉडी को खोलने जा रहा था, लेकिन तभी रेडियो का सिग्नल दोबारा से चेंज हो जाता है। वो दोनों इस बात को दोबारा से इग्नोर कर देते हैं। टॉमी जेन डो की बॉडी को काट कर खोल देता है। उसकी बॉडी खोलते ही अब तो वो दोनों बिल्कुल सदमे में पहुंच चुके थे, क्योंकि जेन डो की बॉडी अंदर से पूरी तरीके से जली हुई थी। उसका हार्ट, उसका लंग्स, उसका गला सब कुछ जला हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है किसी इंसान को जलाया जाए और उसके बाहर एक भी निशान ना आए और अंदर से उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी हो। तभी ऑस्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है।
ऑस्टिन बाहर जाकर चेक करता है, उसे एसी वेंट के अंदर कुछ आवाज आ रही थी। वो एसी वेंट को खोलता है, उसके अंदर उसकी बिल्ली मरी पड़ी थी। लेकिन टॉमी और ऑस्टिन अभी भी इस बात को नॉर्मल समझते हैं। टॉमी जेन डो की बॉडी को दोबारा से चेक करने लगता है, जहां उसे उसकी बॉडी के अंदर एक फूल मिलता है। उस फूल की जांच करते समय उन्हें पता चलता है कि ये फूल किसी भी इंसान को पैरालाइज कर सकता है, लेकिन इस फूल का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये कई सदियों पहले नॉर्थन साइड में पाया जाता था और आज के समय में इसका मिलना लगभग नामुमकिन है। टॉमी अब उसकी बॉडी को और अंदर से काटता है, जहां उसे उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा मिलता है। उस कपड़े के टुकड़े को खोलने पर उन्हें उसके अंदर जेन का वह टूटा हुआ दांत भी मिल जाता है। उस कपड़े पर एक अजीब सा साइन बना हुआ था और कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं जो कि रोमन्स भाषा में लिखी थी। उन लोगों के इर्द गिर्द अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है, जैसे बार बार रेडियो का चैनल बदल जाना। इन सब चीजों से ऑस्टिन को वहां रहना सही नहीं लगता। वो अपने डैड से बोलता है कि वो लोग उसकी बॉडी की ऑटोप्सी कल सुबह करेंगे। लेकिन तभी टॉमी को जेन डो की बॉडी के स्किन के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलता है। वो उसे खोलकर चीरता है तो उसे वही सिंबल बना हुआ मिलता है जो उस कपड़े पर बना हुआ था। अब तो टॉमी भी समझ चुका था ये केस गड़बड़ है। किसी की बॉडी के अंदर कोई इंसान कैसे लिख सकता है। इससे पहले कि वो जेन डो की और जानकारी कर पाते तभी वहाँ की लाइट फूट जाती है। ऑस्टिन टॉर्च निकालता है और देखता है वहाँ रखी रेफ्रिजरेटर के अंदर सारी डेड बॉडीज गायब हो चुकी थी। टॉमी अपने बेटे को वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने के लिए बोलता है, इसलिए वो दोनों बाहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वह लिफ्ट चालू करते हैं तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी, क्योंकि उनकी लैब अंडरग्राउंड में थी और उनका घर ऊपर के साइड था। वो लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर का दरवाजा भी पेड़ के टूटकर गिरने की वजह से जाम हो चुका था। वो दोनों भागकर अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ का गेट लॉक कर देते हैं। टॉमी पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस को भी कॉल नहीं लगता। अचानक से उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज घंटी की बजने की थी, लेकिन घंटी तो सिर्फ बॉडीज के पैरों पे बंधी हुई थी। तभी टॉमी को कोई पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाता है। ऑस्टिन उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। ऑस्टिन अपने डैड से बोलता है ये सब जेन डो की बॉडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लोग जब भी उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करने जा रहे थे तो जेन डो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, कभी रेडियो का चैनल बदल के तो कभी लाइट को बुझाकर। और ऑस्टिन को लगता है कि जेन डो की बॉडी के ऊपर कोई सदियों पहले कोई रिचुअल किया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर जो भी सिंबल बने हुए हैं वो पहले के टाइम में चुड़ैल बनाया करती थी। अब वो दोनों वापस उसी रूम में जाते हैं, लेकिन तभी उस रूम का गेट अपने आप लॉक हो जाता है। ऑस्टिन उस गेट को खोलने के लिए कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है बाहर एक बॉडी खड़ी हुई थी। ये वही बॉडी है जिसका आज सुबह उन लोगों ने पोस्टमार्टम किया था। टॉमी डिसाइड करता है कि इन सब को खत्म करने के लिए उन्हें जेन डो की बॉडी को जलाना होगा। वो जाकर जेन डो की बॉडी को जला देते हैं, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उसकी बॉडी के ऊपर आग लगते ही वो सारे आग को खींच लेती है। उसकी बॉडी पर जलने का एक भी निशान तक नहीं आता। ऑस्टिन और टॉमी वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने से एक परछाई आती दिखती है। टॉमी डर की वजह से ऑस्टिन के हाथ से वो कुल्हाड़ी छीनकर उस परछाई के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जब वो दोनों उसके पास जाकर देखते हैं तो वो ऑस्टिन की फ्रेंड एमी थी। उन्होंने गलती से एमी को ही मार दिया था, यानी कि बाहर से कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। टॉमी ऑस्टिन को बताता है इन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है, हमें जेन डो के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। इसलिए वो दोनों पोस्टमार्टम रूम में दोबारा आते हैं। वहाँ वो जेन डो की बॉडी को दोबारा से चेक करते हैं। इस बार वो उसके दिमाग को खोलकर चेक करते हैं, लेकिन यहाँ एक और रहस्यमय चीज होती है। जेन डो के ब्रेन सेल्स अभी तक जिंदा थे, जिसका मतलब जेन का दिमाग अभी भी जिंदा है। अब टॉमी उस कपड़े को चेक करता है जो उसे जेन डो की बॉडी के अंदर से मिला था। उस कपड़े को ध्यान से पढ़ने पर उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है। दरअसल में लीवियस 20 एक बाइबल का चैप्टर है। वो जब बाइबल के उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है 16 सेंचुरी में कुछ मासूम लड़कियों को विच समझकर मार दिया जाता था। पुराने टाइम में चुड़ैल की बहुत प्रथा चलती थी, इसलिए इस चक्कर में कुछ मासूम लड़कियां भी मारी जाती थी। जो लोग उन लड़कियों को मारते थे वो पहले उनके ऊपर अजीब तरीके से रिचुअल किया करते थे। टॉमी बताता है जेन डो के साथ भी 16 सेंचुरी में कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वो भी एक मासूम लड़की होगी, लेकिन उसके ऊपर भी रीति रिवाज कर उसे मार दिया गया होगा। लेकिन जेन डो फिर भी नहीं मरी, बल्कि उल्टा अब वो खुद ही एक विच बन चुकी है। जब उन लोगों ने उसकी बॉडी को चीरा, उसके दिल को बाहर निकाला, उसके सर को खोला, जेन डो जिंदा थी और उसे दर्द हो रहा था। इसलिए अब वो ये दर्द ऑस्टिन और टॉमी को देना चाहती है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। आज तक उन्होंने जितनी भी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया था सभी बाहर से अंदर की ओर आने लगते हैं। टॉमी जेन डो की आंखों में देखकर बोलता है
तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ कर लो और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। ऐसा बोलते ही टॉमी के हाथ की कलाइयाँ टूट जाती है जिस तरीके से जेन डो की टूटी हुई थी। तभी पैर की टखनियाँ भी टूट जाती है। टॉमी के शरीर के अंदर आग लगने लगती है, उसकी बॉडी अंदर से जल रही थी। इसी दौरान जेन डो की बॉडी भी अपने आप को रिकवर कर रही थी, वो वापस ठीक हो रही थी। अब तो उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी, वहीं टॉमी की आंखें ब्राउन पड़ चुकी थी। उसकी बॉडी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे जेन डो की थी। टॉमी से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे से उसको मारने के लिए बोलता है। ऑस्टिन ना चाहते हुए भी अपने डैड को मार डालता है। ऑस्टिन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, वो भागकर बाहर की ओर जाता है, चिल्लाकर मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। ऑस्टिन को पीछे से भी आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उसके डैड टॉमी खड़े हुए थे। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऑस्टिन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। ऑस्टिन का सर जमीन पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। सुबह होने पर पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। वो जब अंदर जाते हैं तो वहां सिर्फ उनकी बॉडीज मिलती है और ऐसा ही पिछले घर में भी हुआ था, जहां से लोग घर के अंदर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही ऑस्टिन और उसके डैड भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे और वहीं जेन डो की बॉडी दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। उसके ऊपर एक भी खरोच या निशान नहीं थे, जैसा कि पुलिस को पिछली बार जेन डो की बॉडी उस घर के अंदर मिली थी। यानी कि उन सभी के साथ ये सब जेन डो ने ही किया था और पुलिस जेन डो की बॉडी को दूसरी जगह पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हमें दिखाया जाता है कि जेन की बॉडी एक एम्बुलेंस के अंदर थी और जेन डो की पैर की उंगलियां हिल रही थी, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और वो एक चुड़ैल है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।